सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के छठे अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं, एसिडिक एंड साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ये चैप्टर अपने कुल मिला के 4 नंबर का है। एक प्रश्न इसमें से 1 नंबर का आता है और एक आता है इसमें से 3 नंबर का। तो कुल मिला के 4 नंबर का अपने परीक्षा में ये आता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से जो सिलेबस कम किया गया है, तो अब ये चैप्टर कुल मिला के आएगा अपने 8 नंबर का। पहले 4 नंबर का था, अब इसके नंबर बढ़ा दिए गए हैं और अब आएगा ये अपने 8 नंबर का। तो बड़ा चैप्टर है और बड़े ही इसके मार्क्स है, तो इसको अच्छी तरह हमको पढ़ना है। इस चैप्टर के हमने कुल मिला के 4 वीडियो बनाए हैं। तो आज हम इसके पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अम्लीय मृदाएं, और इसमें हम अम्लीय मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय मृदाएं क्यों बनती है, अम्लीय मृदाओं को कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लीय मृदाओं की, एसिडिक सॉइल्स। अम्लीय मृदाएं क्यों बनती है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अम्लीय मृदाएं प्राय नम क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसको आप विशेष तौर पे याद रखें, नम क्षेत्रों में। नम क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे पानी अधिक होता है, जहाँ पे बरसात अधिक होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाओं में क्ले कोलाइड्स पर अधिशोषित धनायन जल की अधिक मात्रा के साथ बाहर निकल जाते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अम्लीय मृदाएं प्राय नम क्षेत्रों में पाई जाती है, वहाँ पे बरसात अधिक होती है, तो क्ले कोलाइड्स पर जो अधिशोषित धनायन होते हैं वो जल की अधिक मात्रा के साथ में या तो मृदा की निचली परतों में चले जाएंगे या पानी के साथ में बह के बाहर चले जाएंगे या निस्सालित हो जाते हैं, यानी नीचे की परतों में चले जाते हैं, तथा धनायनों के स्थान पर हाइड्रोजन आयंस का सांद्रण बढ़ जाता है। यानी जो धनायन थे वो पानी के साथ में निचली परतों में चले जाते हैं या वहाँ से पानी के साथ बह के बाहर निकल जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता बढ़ जाती है और ऐसी मृदाएं फिर अम्लीय बन जाती है। तो मुख्य कारण क्या होता है अम्लीय मृदा बनने का, वो है नम क्षेत्रों में, यानी जहाँ पे बरसात अधिक होती है, वहाँ पे पानी की अधिक मात्रा के साथ में जो धनायन होते हैं, कोलाइड्स कणों पर अधिशोषित धनायन, वो जल की मात्रा के साथ में या तो नीचे की परतों में चले जाएंगे या पानी के साथ में खेतों से बाहर चले जाएंगे। तो इसके बाद में वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का सांद्रण बढ़ जाता है और मृदाएं कैसी हो जाएगी, अम्लीय। तो मुख्य कारण क्या है, अधिक बरसात, अधिक पानी। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। हम जानते हैं कि 7 से कम पीएच होने पर अम्लीयता बढ़ती है। तो वे मृदाएं जिनका पीएच 7 से कम होता है, जिनमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयंस की अधिकता होती है, तो ऐसी मृदाएं क्या कहलाएगी, अम्लीय मृदाएं कहलाती है। तो क्या परिभाषा होगी, वे मृदाएं जिनका पीएच 7 से कम होता है तथा जिनमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयंस की अधिकता होती है, अम्लीय मृदाएं कहलाती है। अब जैसा हमने ऊपर भी बात करी थी कि कोलाइड्स कणों पर अधिशोषित धनायन जल की अधिक मात्रा के साथ में नीचे की परतों में चले जाते हैं, यानी वो निस्सालित हो जाते हैं, उनका लीचिंग हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता और बेस संतृप्ति दोनों ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि धनायन तो वहाँ पे रहेंगे ही नहीं, उनका पानी के साथ में निस्सालन हो जाएगा या पानी के साथ बह के खेत से बाहर चले जाएंगे। तो धनायन विनिमय क्षमता और बेस संतृप्ति दोनों ही उनकी कम हो जाएगी। मृदा अम्लता के प्रकार, तो 2 प्रकार की अम्लता पाई जाती है, सक्रिय अम्लता, एक्टिव एसिडिटी। यह मृदा में हाइड्रोजन आयंस के कारण उत्पन्न होती है तथा पीएच के रूप में
मापी जाती है। यानी जो सक्रिय अम्लता है, एक्टिव एसिडिटी है, वो केवल हाइड्रोजन आयनों के कारण उत्पन्न होती है और पीएच के रूप में इसको मापा जाता है। दूसरी होती है इसमें विनिमय अम्लता, एक्सचेंज एसिडिटी। यह मृदा में H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन के परस्पर विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। यानी ये अम्लता H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन तथा एल्यूमिनियम आयनों के परस्पर विनिमय के कारण ही उत्पन्न होती है। तो दो प्रकार की अम्लता है, सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता। यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। तो दो प्रकार की होती है, एक्टिव और एक्सचेंजेबल या रिजर्व एसिडिटी। तो एक्टिव एसिडिटी में अपन देखते हैं कि H+ केटाइन यानी जो धनायन इन सॉइल सॉल्यूशन मेजर्ड एज pH, यानी H+ आयनों के कारण मृदा विलयन में उत्पन्न होती है और pH के रूप में ये मापी जाती है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल एसिडिटी, कुल मिला के जो एसिडिटी होती है उसकी बहुत ही कम मात्रा में एक्टिव एसिडिटी होती है। एक्टिव एसिडिटी की मात्रा कुल एसिडिटी की तुलना में बहुत ही कम होती है। एसिडिटी डेट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, ये पादपों की वृद्धि को प्रभावित करती है। दूसरा है एक्सचेंजेबल और रिजर्व एसिडिटी। वेरियस एल्यूमिनियम कंपाउंड, जो एल्यूमिनियम के कंपाउंड होते हैं वो रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ में क्रिया करते हैं, रिजल्टिंग इन फ्री H+ केटाइन इन सॉल्यूशन। तो जो एल्यूमिनियम के यौगिक होते हैं वो पानी के साथ में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं H+ आयन, यानी H+ धनायन बनाते हैं या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो जो क्या करेंगे, वो अम्लता को बढ़ाते हैं। 1000 से 1 लाख टाइम्स ग्रेटर देन एक्टिव एसिडिटी, यानी एक्टिव एसिडिटी से ये बहुत ही ज़्यादा, एक्टिव एसिडिटी की तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या क्या है और मृदा अम्लीय क्यों बन जाती है। तो पहला कारण इसका है पैतृक पदार्थ की प्रकृति। अब पैतृक पदार्थ से यहाँ पे तात्पर्य ये होता है कि वो मृदा किस प्रकार के चट्टानों से बनी होती है। यदि उस चट्टानों में अम्लीय पदार्थों की मात्रा अधिक है तो बनने वाली मृदाएं अम्लीय हो जाती है। पैतृक पदार्थ की प्रकृति, अम्लीय खनिजों जैसे क्वार्ट्ज और सिलिका, क्वार्ट्ज और सिलिका, इन दोनों से बनी चट्टानें कैसी होगी, अम्लीय। और यदि इस प्रकार की चट्टानों से कोई मृदा बनती है तो वो भी कैसी हो जाएगी, अम्लीय। तो सिलिका जो होती है उसका सूत्र SiO2 होता है और जल के साथ में संयोग करके क्या बनाएगी, आर्थोसिलिसिक अम्ल और ट्राइसिलिसिक अम्ल बनाती है। आर्थोसिलिसिक अम्ल और ट्राइसिलिसिक अम्ल बनाती है। तो मृदाएं कैसी हो जाएगी फिर, अम्लीय। ऐसी चट्टानों से बनी मृदाएं अम्लीय होती है। तो पहला कारक कौन सा था, पैतृक पदार्थ, यानी वो मृदा किस प्रकार की चट्टानों से बनती है। यदि उस चट्टानों में अम्लीय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है तो वो मृदा भी कैसी हो जाएगी, अम्लीय। दूसरा कारक देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेस या क्षार का निकलना। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पानी के साथ में। और पानी कहाँ से आएगा, बरसात से आएगा। यदि बरसात अधिक होती है, वहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है, तो जो मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित धनायन है वो जल की अधिक मात्रा के साथ में या तो नीचे की परतों में चले जाएंगे, ज़मीन की नीचे की परतों में चले जाएंगे, या वो पानी की अधिक मात्रा के साथ बह के खेतों से बाहर चले जाते हैं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित भस्म या क्षार जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम और पोटेशियम आयन आदि जल के साथ में निक्षालित होकर निचले संस्तरों में चले जाते हैं तथा आयरन एवं एल्यूमिनियम के यौगिक मृदा में रह जाते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम के यौगिक जल में कम घुलनशील होते हैं या आयरन और एल्यूमिनियम आयन जल में कम घुलनशील होते हैं, तो ये वहाँ पे बचे रहते हैं। बाकी जो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं ये जल में अधिक घुलनशील होते हैं, तो इनका जल के साथ में लीचिंग हो जाता है।
और जो आयरन और एल्यूमिनियम के यौगिक होते हैं ये कैसी प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। और आयरन और एल्यूमिनियम भी जल के साथ में क्रिया करके H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो मृदा को अम्लीय बनाते हैं। इन यौगिकों की प्रकृति अम्लीय होती है। दूसरी बात, जब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम आयन इनका जल के साथ में लीचिंग हो जाता है, और हम जानते हैं कि पौधों की जो जड़ें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में क्रिया करती है और क्रिया करके क्या बनाएगी, वो बनाएगी कार्बोनिक अम्ल। अब चूँकि मृदा विलयन में घुलनशील धनायन नहीं है तो वो अम्ल वहाँ पे उदासीन नहीं होते हैं, तो वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित आयनों को, धनायनों को, जैसे कैल्शियम आयनों को विस्थापित करते हैं और उनका वापस वहाँ से लीचिंग हो जाता है। तो इस प्रकार मृदाएं अम्लीय बन जाती है। ये जल के साथ में क्रिया करके मृदा विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं और जिससे मृदाएं अम्लीय बन जाती है। मृदा में पौधों की जड़ें भी CO2 उत्पन्न करती है जो जल के साथ में संयोग करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। ये अम्ल भी मृदा कोलाइड से भस्मों को विस्थापित कर देते हैं जिससे मृदाएं और अधिक अम्लीय बन जाती है। जैसे ये CO2 है, कहाँ से आएगी, ये पौधों की जड़ों द्वारा उत्पन्न होती है या मृदा में कार्बनिक पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया से CO2 उत्पन्न होती है और जल के साथ में क्रिया करती है और H2CO3 कार्बनिक अम्लीय बनाती है। अब जैसे मान लो क्ले कोलाइड्स पर यहाँ पे कैल्शियम अधिशोषित है तो ये कार्बनिक अम्ल के साथ में क्रिया होती है और मृदा कैसी हो जाती है यहाँ पे अम्लीय, यानी जो कैल्शियम आयन है उसको H+ आयन विस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब ये जल में अम्लीय होता है तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट वापस, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वापस कार्बनिक अम्ल के साथ में क्रिया करेगा और फिर बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो जल में विलय होता है और अधिक जल के साथ में इसका हो जाएगा लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है निक्षालन, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल के साथ में मृदा की निचली वाली परतों में चला जाएगा। तो इस प्रकार मृदाएं अम्लीय बन जाती है। तीसरा कारक है अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। आजकल हम देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हमारे किसान भाइयों द्वारा किया जाता है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और भी कई सारे उर्वरक होते हैं जिनका हम अधिकाधिक उपयोग करते जा रहे हैं। तो इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, DAP आदि के लगातार प्रयोग से मृदा में नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। तो इनका लगातार प्रयोग करेंगे तो मृदा में नवजात हाइड्रोजन और अम्लों का निर्माण होता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें, नवजात हाइड्रोजन और अम्लों का निर्माण होता है। ये दोनों कोलाइड्स कणों से धनायनों को विस्थापित कर देते हैं जिनका जल के साथ में निक्षालन हो जाता है और मृदाएं कैसी हो जाएगी, अम्लीय। जैसे कैल्शियम क्ले है, ये अमोनियम सल्फेट एक रासायनिक उर्वरक है तो इसकी यहाँ पे अभिक्रिया होगी और अमोनियम आयनों द्वारा कैल्शियम आयन विस्थापित हो जाते हैं और कैल्शियम की जगह यहाँ पे अमोनियम क्ले बन जाती है और कैल्शियम सल्फेट बनता है जिसका यहाँ पे निक्षालन हो जाता है, यानी ये जल के साथ में नीचे की परतों में चले जाता है। मृदा को अम्लीय बनाने वाला चौथा कारक है जीवांश पदार्थ, यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष। जिन मृदाओं में जीवांश पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उनमें जीवांश पदार्थों के विघटन से CO2 एवं अन्य कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। ये अम्ल भी मृदा कोलाइड से भस्मों को विस्थापित करते हैं जिससे मृदाएं और अम्लीय बन जाती है। यानी कार्बनिक अम्ल भी बनते हैं, कब बनेंगे, जीवांश पदार्थ पर सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया से बनेंगे। यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवांश पदार्थों का विघटन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और अन्य कई कार्बनिक अम्ल बनते हैं जो मृदा को अम्लीय बना देते हैं। पांचवा है सूक्ष्म जैविक क्रिया। मृदा में कई सारी क्रियाएं सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है जैसे नाइट्रीकरण है, विनाइट्रीकरण है, ह्यूमिफिकेशन है, एमिनीकरण है। तो ये क्रियाएं सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है और इन क्रियाओं में
अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी बनती है। सूक्ष्म जीव मृदा में कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नाइट्रीकरण आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन क्रियाओं में भी लगातार अम्ल बनते रहते हैं। क्षारों की कमी होने पर यह अम्ल उदासीन नहीं हो पाते। वैसे मृदा में क्षारों की पूर्ति होती है, क्षार पर्याप्त मात्रा में रहते हैं तो ये बनने वाले अम्ल क्षारों द्वारा उदासीन हो जाते हैं। लेकिन जब इन क्षारों का लीचिंग हो जाता है अधिक पानी की मात्रा के साथ में, तो फिर ये अम्ल उदासीन नहीं हो पाते हैं। कब? जब क्षारों की कमी होगी, क्षारों का लीचिंग हो जाता है तो फिर ये अम्ल उदासीन नहीं हो पाते हैं। ये अम्ल कोलाइड्स कणों से धनायनों को विस्थापित कर देते हैं, जिनका जल के साथ में निष्कालन हो जाएगा और मृदाएं अम्लीय बन जाएगी। तो अम्लीय मृदा बनने के 5 कारण हैं जो यहाँ पे हमने उसका डिस्कस किया है। तो पहला है पैतृक पदार्थ की प्रकृति, दूसरा है बेस या क्षार का निकलना, और तीसरा है अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करना, चौथा है जीवांश पदार्थ, और 5वां कारक था इसमें सूक्ष्म जैविक क्रिया। तो ये 5 कारक है जिनसे मृदाएं अम्लीय बनती जा रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अम्लीय मृदाओं का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों पर अम्लीय मृदा अम्लता का प्रभाव। H+ आयन पौधों की जड़ों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। H+ आयन कहाँ से आते हैं? ये अम्लों से आते हैं और पौधों की जड़ों पर विषैला प्रभाव ये डालते हैं। पादप झिल्लियों की पारगम्यता पर मृदा अम्लता का प्रभाव पड़ता है। पादप झिल्लियाँ कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो इनकी पारगम्यता पर मृदा pH का प्रभाव पड़ता है। मृदा अम्लता को यहाँ पे हम मृदा pH से सीधा जोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अम्लता बढ़ेगी वैसे वैसे pH कम होगा, तो लगभग सारी की सारी क्रियाएं वहाँ पे प्रभावित होती है। एंजाइम एक निश्चित pH पर ही कार्य करते हैं और pH कम होने पर उनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। सभी जो एंजाइम होते हैं लगभग एक निश्चित pH रेंज पर ही वो काम करते हैं। यदि pH में वहाँ पे परिवर्तन होता है तो फिर ये एंजाइम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि की प्राप्यता प्रभावित होती है। सभी प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्यता पौधों को उनकी अवेलेबिलिटी भी एक निश्चित pH रेंज पर ही होती है। और वो pH कितनी होती है? वो pH होती है 6.5 से 7.5 तक। यदि pH में ज़्यादा गिरावट आती है, मृदा अधिक अम्लीय बन जाती है, तो फिर इन पोषक तत्वों की प्राप्यता भी प्रभावित होती है। मृदा की pH कम होने पर एल्यूमिनियम, मैग्नीज और आयरन की अधिक प्राप्यता पौधों पर विषैला प्रभाव डालती है। जैसे ही मृदा का pH कम होता है तो वहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीज और आयरन की अधिकता हो जाती है, जो पौधों पर विषैला प्रभाव डालती है। सूक्ष्म जीव की सक्रियता बुरी तरह प्रभावित होती है। सूक्ष्म जीव भी एक निश्चित pH परास पर ही कार्य करते हैं और वो भी लगभग 6.5 से 7.5 pH परास पर ही ठीक प्रकार से कार्य कर पाते हैं। तो जब pH कम होता है तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है और कई प्रकार की क्रियाओं में विघ्नता आती है, जैसे ह्यूमिफिकेशन, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, एमिनीकरण आदि कई सारी क्रियाएं वहाँ पे प्रभावित होती है। अधिक अम्लता के कारण पोषक तत्व जैसे कैल्शियम एवं पोटेशियम की कमी हो जाती है। इनकी कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि इनका लीचिंग वहाँ पे हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मृदा जो अम्लीय मृदाएं बनती है उनमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन से पदार्थ मिलाने से उनमें सुधार हो सकता है। तो अम्लीय मृदाओं में सुधार के निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला पदार्थ इसमें कैल्शियम चूना, जिसका सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, डोलोमाइट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और खड़ियाँ ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इन सभी यौगिकों का अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। इन सभी में कैल्शियम की मात्रा होती है।
जो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जब मृदाएं अम्लीय बनती है तो उस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे बेस के रूप में कैल्शियम यौगिकों का उपयोग किया जाता है जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं, तो देखते हैं हम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस मृदा में चूने की या कैल्शियम आयनों की वहाँ पे कमी है या नहीं है, मृदा अम्लीय है या नहीं है। तो सबसे पहले हम मृदा परीक्षण करवाते हैं, इन्हें अपनी जो मिट्टी है खेत की उसकी वहाँ पे जांच करवाते हैं और देखते हैं उसमें एसिडिटी है या नहीं है। उसी के आधार पे वहाँ पे चूने का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम चूने के प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल बारीक चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि पाउडर के रूप में होने से उसका सरफेस जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो बढ़ जाता है और उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जब चूने का प्रयोग करें तो खेतों में पर्याप्त मात्रा में नमी भी होना आवश्यक है और हर 4-5 साल के बाद में मृदा का टेस्ट करना चाहिए। तो मृदा परीक्षण के आधार पर आवश्यक चूने की मात्रा को सही प्रकार से पीस कर, यानी उसको बड़े बड़े ढेलों के रूप में नहीं डाल सकते, उनको बारीक पाउडर के रूप में ही हम डालें। मृदा की ऊपरी सतह पर मिलाना चाहिए। चूने का प्रयोग फसल की बुआई से कुछ सप्ताह पहले ही खेत में करना चाहिए, यानी जब फसल की बुआई करें तो उससे काफ़ी पहले 2-3 सप्ताह पहले चूने का प्रयोग कर दें ताकि जो आवश्यक क्रियाएँ हैं वो तब तक संपन्न हो जाए। साथ ही खेत में पर्याप्त नमी होना भी आवश्यक है। जब चूना अम्लीय मृदा में मिलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उसको बाइकार्बोनेट में बदल देता है, जिससे अम्लता कम हो जाती है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में क्रिया करती है और क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है जो H+ आयन उत्पन्न करता है और वो कैल्शियम आयनों को वहाँ से विस्थापित करके उनका निष्कालन हो जाता है। तो जब चूना मिलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं और वो कार्बोनेट और कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बन जाता है जो जल के साथ में उनका लीचिंग हो जाता है। साथ ही चूना मिलाने पर कैल्शियम आयन कोलाइडी कणों पर अधिशोषित होकर H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे अम्लता कम या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही हम कैल्शियम मिलाएंगे, चूना मिलाएंगे मृदा में, तो वो H+ आयनों को वहाँ से विस्थापित कर देंगे और अम्लता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कोलाइड्स मृदा का कोलाइड्स कण है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इसमें अधिशोषित है। यहाँ पे हमने चूना मिलाया तो यहाँ से कैल्शियम आयन H+ आयनों को विस्थापित कर देगा और कैल्शियम क्ले बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में जल की मात्रा भी निकलेगी। और यहाँ पे हम ये क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा सकते हैं, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो यहाँ पे भी H+ आयनों को कैल्शियम आयन विस्थापित कर देते हैं और हम बाइकार्बोनेट का उपयोग भी वहाँ पे कर सकते हैं, जो भी H+ आयनों को विस्थापित कर देते हैं। और जो उत्पन्न CO2 है वो भी कैल्शियम के साथ में क्रिया करती है और ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जल में अघुलनशील होता है, यानी जल में घुलेगा नहीं तो इसका निष्कालन नहीं होता है। तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जिसका जल के साथ में निष्कालन हो जाता है। चूने का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। पहला है, चूना मिलाने से मृदा की संरचना कैसी हो जाएगी, दानेदार हो जाती है, यानी मृदा की संरचना में सुधार होता है। चूना मिलाने से मृदा की अंतः स्पंदन क्षमता और पानी की अंतःस्रवण दर दोनों बढ़ जाती है, यानी चूना मिलाने से संरचना में सुधार होता है और जल सोखने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। मृदा अपरदन में कमी आती है, यानी वो पानी को अधिक सोख पाती है, तो पानी खेत से बह के कम जाएगा, क्योंकि अधिकतम मात्रा को मृदा धारण कर लेती है और कम से कम मात्रा उसकी खेत से बाहर बह के जाएगी, जिससे उसका अपरदन भी कम होगा। पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। मृदा के वायु एवं जल संचार में सुधार होता है, क्योंकि मृदा की संरचना वहाँ पे दानेदार हो जाती है, तो वायु और जल का संचार भी सुधर जाएगा।
मृदा में H+ आयन के सांद्रण में कमी आ जाएगी। मृदा के pH में वृद्धि होती है, यानी जो अम्लीय मृदा है उसका pH कम होता है तो वो वहाँ पे चूना मिलाने से उसके pH में सुधार होगा और उसका pH बढ़ जाएगा। आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम आयनों की विलेयता कम हो जाती है, उनका हानिकारक प्रभाव भी पौधों पे खत्म हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शीघ्र होता है, क्योंकि मृदा में जल और वायु का संचार अच्छा रहता है तो उनका विघटन भी जल्दी हो जाएगा, जिससे नाइट्रेट की प्राप्यता बढ़ती है। अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि मृदा की संरचना में सुधार होता है, जल और वायु का संचार उसमें अच्छा रहता है तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी अच्छी हो जाएगी। और इनकी क्रियाशीलता बढ़ने से कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन जल्दी हो जाता है। साथ में कई सारी क्रियाएं, ह्यूमिफिकेशन, नाइट्रीकरण, एमिनीकरण, अमोनीकरण, वो क्रियाएं भी पर्याप्त मात्रा में होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है तो ये सभी क्रियाएं अच्छी तरह संपन्न हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने अम्लीय मृदा क्यों बनती है, अम्लीय मृदाएं क्या होती है, अम्लीय मृदाओं में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है और चूने का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।